क्लास 9 का वर्क एंड एनर्जी चैप्टर जो है अपने आप में पूरा इंजीनियरिंग को समाहित किए हुए है। उसमें पूरा इंजीनियरिंग है। तो कुछ टर्म्स हैं जिसका वर्णन पुस्तकों में नहीं किया गया है। हम चाहते हैं कि उसको पहले बता दें, तब वर्क बतावें, एनर्जी बतावें, पावर बतावें और जो उससे जुड़े सब हैं उस चीज़ को बतावें। लेकिन पहले हम उनको बताते हैं जो आपको जिसका यूज होना है। जब ये जान लेंगे तो आपको वो लगेगा कि हम बिल्कुल नया चीज़ नहीं सीखने जा रहे हैं, पुराना चीज़ सीखने जा रहे हैं जो पहले से जान रहे हैं। इसलिए हम बता रहे हैं। अब मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है ए, इसको कोई फोर्स लगा हुआ है पी इधर से और खींच रहा है। तो इसको बोलेंगे कि एक फोर्स लगा हुआ है ऑब्जेक्ट ए पर। लेकिन वही यदि दो फोर्स लग जा रहा है, मान लीजिए कि एक फोर्स ऐसे लग गया, क्यू ए फोर्स क्यू हो गया, दोनों के बीच का एंगल कुछ होगा। तो P और Q के चलते पहले तो P के चलते जो ऑब्जेक्ट है इधर जा रहा था, एक और लग गया उसके साथ Q, तो वो न P के तरफ जाएगा न Q के तरफ जाएगा, एक अलग रास्ता अपना लेगा। मान लीजिए कि ये रास्ता हो गया, इस रास्ते को रिजल्टेंट कहते हैं। जिस रास्ते से गया वो P और Q का रिजल्टेंट हुआ। माने P और Q के चलते जो रास्ता नया बना, दोनों के फोर्स के चलते जो नया नया फोर्स तैयार हुआ, समझिए कि नया फोर्स तैयार हुआ दोनों के चलते, और उसी फोर्स के एलोंग ये ऑब्जेक्ट ए जो है चलने लगेगा। तो इसको बोलते हैं रिजल्टेंट ऑफ P ऑफ फोर्स P एंड Q। P और Q का रिजल्टेंट हुआ, जिसको आर सिंबल से हम लोग बोला करते हैं, आर से रिजल्टेंट होता है। अब यदि कोई ऐसा भी इसको, ये जो रिजल्टेंट हुआ, तो रिजल्टेंट मतलब क्या, इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ टू फोर्सेज। P और Q का कंपोजिशन हो गया तो रिजल्टेंट आर हुआ। कंपोजिशन माने मिलकर, मिलावट, दो के मिलने से एक तीसरा डायरेक्शन में वो वस्तु जाने लगा, दो फोर्स के मिलने के कारण से। तो इसको कंपोजिशन ऑफ फोर्सेज कहेंगे। ज्यादा भी लग सकता है, दो से ज्यादा। कंपोजिशन ऑफ फोर्सेज, हम टू ही बता रहे हैं। उन फोर्स, उस सब फोर्स के चलते जो एक कॉमन रिजल्टेंट आता है वो रिजल्टेंट ऑफ फोर्स P एंड Q कहलाएगा। अगर और भी है फोर्स तो उसका भी नाम दे देंगे। P मतलब मान लीजिए 10 न्यूटन का होगा, ये 12 न्यूटन का होगा, यही कुछ कुछ उसका क्वांटिटी हुआ करता है। तो ये कंपोजिशन हुआ। कभी कभी ये भी होता है कि एक ही फोर्स है, एक फोर्स मान लीजिए कि दिया हुआ है, तो उसको करता कहा जाएगा कि रिजोल्व करना, रिजोल्व करना, रिजोल्व, रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। कोई फोर्स दिया हुआ है, उसको रिजोल्व करना है, मतलब तोड़ना है। तो तोड़ना है तो ये मान लीजिए कि इससे रिजल्टेंट का कुछ कोण होगा ना, अल्फा मान लीजिए है। तो हम लोग यदि इसको करना चाहें, अल्फा मान लीजिए है, चाहे जो एंगल रहे, तो इसको बोलेंगे आर कॉस थीटा बोलते हैं। कॉस थीटा जो है ट्रिगोनोमेट्री का वर्ड है, आप जानेंगे मैथ में। और ये जो हुआ इसके परपेंडिकुलर आर कॉस थीटा के डायरेक्शन के जो परपेंडिकुलर हुआ उसको आर साइन थीटा कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आप जानेंगे, लेकिन हम शॉर्ट में बता रहे हैं। ये कंपोजिशन ऑफ फोर्स हुआ तो रिजल्टेंट आर हो गया। इस आर को जब हमने तोड़ा, आर को जब तोड़ा तो
और ऐसे तोड़ा कि वो परपेंडिकुलर हो गए। आर कॉस अल्फा जो नीचे रहा सो, जो उससे जुटा हुआ फोर्स रहा सो, एंगल दिया हुआ जो अपोजिट में हो वो आर साइन अल्फा कहला गया। इसी को मान लीजिए पी, इसी को समझ लीजिए क्यू। तो अब ये कंपोजिशन हो गया, रिजोल्यूशन हो गया। अब एक और चीज जानते हैं हम लोग, जान लें सेंट्रीपिटल फोर्स, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जाने हैं, थोड़ा और जान लेते हैं। मान लीजिए कि ये जो है अर्थ है, मान लीजिए ये जो है अर्थ है, इसके चारों तरफ से एक सैटेलाइट घूम रहा है। सैटेलाइट घूम रहा है। सैटेलाइट जो घूम रहा है तो इस सेंटर ऑफ अर्थ, इसको सैटेलाइट को पृथ्वी अपनी ओर खींच रही है। इसको, ये जो फोर्स हुआ इसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे, सेंट्रीपिटल। फोर्स तो इधर है और इसका मूवमेंट जो है, वेलोसिटी का डायरेक्शन इससे 90 डिग्री पर रहता है। 90 डिग्री पर इसका मोशन रहता है। भले हमेशा चेंज होता है, जो इस सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ओवल पाथ में घूम रहा है, लेकिन जब इस पॉइंट पर हम देखेंगे, मिलाएंगे जिस पॉइंट पर है, तो उस पर एकदम सेंट्रीपिटल फोर्स से मोशन का डायरेक्शन 90 डिग्री हुआ करता है। ये टेंजेंट लाइन इसको बोलते हैं, टेंजेंट लाइन खींचा जाता है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कहिए। ये जो हुआ जहाँ पर ये अर्थ जो सेंट्रीपिटल फोर्स जहाँ पर से शुरू होता है, वहाँ पर हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं, मतलब स्पर्श रेखा खींचने के लिए 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो ये स्पर्श रेखा हो गया। उसी तरह कोई वस्तु अगर सर्किल पर घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, कोई भी वस्तु, तो उसका जो इस पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगा एफ, सेंट्रीपिटल फोर्स एफ जो लगा, ये इसके मोशन का डायरेक्शन, ये मान लीजिए मोशन के डायरेक्शन से 90 डिग्री का कोण बनाता है। इतना ही जान के हम लोग रखें। कंपोजिशन ऑफ फोर्स, फोर्स को मिलाना, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, फोर्स को तोड़ना, और मोशन ऑन सर्कुलर पाथ, मोशन ऑन सर्कुलर पाथ हो गया। तीन चीज हम लोग जाने। इस तरह से यही बेसिक चीज था। हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं वर्क के बारे में। वर्क, वर्क कहलाता है कि जब हम लोग किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं, तो उस वो उस वस्तु में वह मोशन ला देता है। जिस वस्तु पर हम फोर्स लगाएंगे उसमें मोशन ला देता है, और कुछ दूर के लिए वह डिस्प्लेस हो जाता है, माने चल जाता है, कुछ दूर चल जाता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो इस तरह से हम लोग का वर्क जो होता है, डिस्प्लेसमेंट होगा तभी फिजिक्स में हम लोग वर्क कहेंगे। अगर कोई वस्तु कहीं पर खड़ी है और दिन भर हम उसको ढकेल रहे हैं, ढकेल रहे हैं, ढकेल रहे हैं, और वो वस्तु वहाँ से हटा ही नहीं, सपोज दैट वाल, वाल को, घर के जो दीवार है उसको ढकेल रहे हैं, ढकेल रहे हैं, ढकेल रहे हैं, लेकिन वो दिन भर में नहीं ढकलाया। तो हम तो मेहनत किए, दिन भर मेहनत किए, हमारा एनर्जी एग्जॉस्ट हुआ, ताकत लगा, लेकिन कहा, फिजिक्स वाले ने कह दिया कि कोई वर्क नहीं हुआ। क्यों कह दिया? कि दीवार को तो हम ढकेल के कहीं दूसरे जगह पहुंचाए नहीं, फोर्स लगाए लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसलिए उसको वर्क नहीं कहा गया। खैर, हम लोग विदाउट डिस्प्लेसमेंट वर्क नहीं कहेंगे, इस बारे में जानेंगे। तो वर्क क्या होता है? वर्क इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स
and displacement of a the product of force and displacement of a body is called वर्क। यही परिभाषा बढ़िया है वर्क का। जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ दीवार में तब कैसे कहेंगे? तो इसको हम लोग आइडियल्स लिख सकते हैं, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये जो लिखा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इसमें हमको लगता है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन लिखना चाहिए, लेकिन किताब वाले फोर्स लिख रहे हैं। हमने भी फोर्स लिखा, लेकिन मोशन क्यों लिखा जाना चाहिए हम लोग आगे जानेंगे। हम तत्काल में मोशन लिख देते हैं। तो ये जो हुआ, इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, वो W इज इक्वल टू एफ इंटू डी। एस भी लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट को एस लिखा जाता है, एस लिख देते हैं। यहाँ लिखेंगे कि यह W इज वर्क, एफ इज फोर्स इन न्यूटन, एस इज डिस्टेंस इन मीटर, डिस्प्लेसमेंट इन मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ वर्क क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर हो जाएगा। न्यूटन हुआ, आई मीटर हो गया, तो न्यूटन मीटर हो गया। न्यूटन मीटर हुआ, इसी को लोग जूल बोलते हैं, JOUL। इसी को जूल भी कहा जाता है, न्यूटन मीटर को जूल कहा जाता है। तो जूल का क्या डिफिनीशन हो गया कि एक जूल वर्क वह है जिसमें 1 न्यूटन का फोर्स लगे और वस्तु को 1 मीटर घसका दे, तो उसको 1 जूल कहते हैं। माने 1 जूल जो है एक न्यूटन के फोर्स है जो 1 kg के मास पर लगता है और 1 मीटर घसका दे, तो वो जूल कहलाता है। यूनिट हो गया। स्केलर क्वांटिटी है, इसमें एकदम याद रखेंगे, यह जो है स्केलर क्वांटिटी है। ये हम लोग वर्क जान गए, इतना लिख देंगे वर्क के बारे में, आपका फुल मार्क्स आ जाएगा। फिर वर्क जो है, तो ऐसे हम लोग कर रहे हैं। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी भी होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट में, माने नीचे से कोई वस्तु ऊपर हम लोग फेंकते हैं तो ग्रेविटी तो नीचे खींचती है, ऊपर जाता है, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी वो कहलाता है। उस पर हम अधिक नहीं चर्चा करेंगे, आगे हम लोग करने वाले हैं। लेकिन वर्क डन, ये तो हम लोग स्ट्रेट लाइन में कोई वस्तु जा रहा है तो ये वर्क डन ऑन ए बॉडी, हम लोग अभी पढ़ेंगे वर्क डन ऑन ए बॉडी where force is acting obliquely, मतलब तिरछे रूप में। मान लीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट हुआ ए ओ, इस पर इसमें रस्सी बांध दिए हैं और खींच रहे हैं, इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स इधर लगा रहे हैं, तो बढ़ रहा है वस्तु किधर? इधर बढ़ रहा है, मोशन इधर है, ये थीटा हुआ। तो अब बढ़ रहा है वस्तु इधर,
फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की तरफ, हॉरिजॉन्टल से थीटा का कोण बना रहा है। ये जो फोर्स है मोशन के डायरेक्शन से थीटा का एंगल बना रहा है। तो वैसी स्थिति में पूरा फोर्स तो मोशन के डायरेक्शन में लग नहीं रहा है, कुछ न कुछ फोर्स उसका बर्बाद हो जा रहा है तिरछा होने के चलते, तिरछा फोर्स लगने के चलते। अगर ऐसा लगता तो मोशन में और बढ़ोतरी करता, मोशन को पॉजिटिव करता, बढ़ा देता। तो वो इस वर्क डन का कितना क्वांटिटी होता है, ये वर्क डन इसमें कितना होगा। हमने बताया था कि फोर्स को रिजॉल्व करना होता है। एक फोर्स है F, तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा F cos थीटा। ये जो बक्सा है अब घसक के चला आया था यहाँ से यहाँ, मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ, तो दूरी कितना तय कर लिया S। तो फोर्स कंपोनेंट का वैल्यू कितना हो गया F cos थीटा। ये फोर्स हुआ इधर का लिए फोर्स, जो डायरेक्शन में मोशन है उस डायरेक्शन में फोर्स को हम लोगों ने रिजॉल्व किया, तोड़ा, तोड़ने के बाद उसका वैल्यू आ गया इस डायरेक्शन में F cos थीटा। F cos थीटा मतलब मान लीजिए P, टोटल के वैल्यू P मान लीजिए, ये P है और ऊपर ऊपर उधर करेंगे तो F sin थीटा, उसको Q मान लीजिए। लेकिन यहाँ P नहीं लिख के हमने F cos थीटा लिख दिया गुने S। यही ना हो गया, हम लोग यही ना पढ़े थे, फोर्स गुने डिस्टेंस, यही तो पढ़े थे वर्क डन में, यही पढ़े थे F इंटू एस, यही पढ़े थे। तो F ये हो गया और F के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट S हो गया, तो वर्क डन F cos थीटा इंटू एस। ऑब्लिकली में ये हो गया। तो जो हम लोग का पहले फार्मूला निकाले थे उसमें थीटा का वैल्यू जो था 0 डिग्री था, 0 डिग्री था। कॉस 0 डिग्री 1 होता है एक स्टेज में, जब तब हो जाता है वर्क डन कितना हो जाएगा F cos 0 डिग्री इंटू एस। F cos 0 डिग्री 1 हो जाता है गुने S। Fs तो आ गया, जो Fs हम लोग फार्मूला वहां लिखे थे वर्क डन का F इंटू एस, वह Fs आ गया जब 0 डिग्री, मैंने इसके इसीलिए हम बोले थे कि वहाँ फोर्स लिखें कि मोशन लिखें। तो यहाँ मोशन लिखना इसलिए जरूरी है कि मोशन के डायरेक्शन में जब फोर्स हो तब 0 डिग्री होता है, तब Fs होता है, ऐसे Fs नहीं होता। तो पहला स्टेज में थीटा 0, मतलब जिधर मोशन उधर ही फोर्स लगा है, तो हो गया वो। दूसरा स्टेज है कि थीटा यदि 90 डिग्री हो तो ऐसा पोजीशन कहाँ आता है वो भी बता देंगे। F cos 90 डिग्री इंटू एस। F cos 90 का वैल्यू 0 होता है, S 0 में कुछ से गुना करेंगे तो 0 आ गया, वर्क डन, तब 0 आ गया। तब यह 90 डिग्री वाला पोजीशन कहाँ आता है बताते हैं। मान लीजिए कोई पोर्टर है, माथे पर कोई सामान लिया है, मान लीजिए सूटकेस बड़ा सा लिया है और जा रहा है, सीधे जा रहा है। तो जब जा रहा है वैसा स्टेज में वो तो जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो उसमें हुआ, लेकिन ये जो पोर्टर है जा तो रहा है, लेकिन उसका जो वेट है, वेट सूटकेस का नीचे की तरफ काम कर रहा है और जा रहा है वो किधर, इधर जा रहा है। मोशन इसका इस डायरेक्शन में है, अब फोर्स का डायरेक्शन ये है, अब मोशन का डायरेक्शन ये है। दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बन गया कि नहीं, 90 डिग्री कोण बन गया। जब 90 डिग्री का कोण बन गया तब तो उस स्थिति में कह देंगे जो कोई काम नहीं किया, वो पोर्टर ने कोई काम नहीं किया, भले 2 किलोमीटर लेकर चला गया है ढो करके,
कहेंगे जे कोई काम नहीं किया, हमारा कैलकुलेशन में W = 0 आ गया। बड़ी मुश्किल है, पोर्टर को कैसे नहीं पैसा दीजिएगा, काम किया है। लेकिन फिजिक्स में वो आपका 90 डिग्री का फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच 90 डिग्री का कोण बन गया, तो आपने कोई काम नहीं किया, उस आदमी ने कोई काम नहीं किया, यहाँ फोर्स 0। एक एग्जाम्पल ये हुआ। दूसरा एग्जाम्पल वो है अर्थ के चारों ओर, जो हमने बताया था कि अर्थ हुआ, उसके चारों ओर सैटेलाइट जो घूम रहा है, उसका डायरेक्शन है, भले घूम रहा है ऐसा, लेकिन उसका मोशन का जो टेंडेंसी है सेंटीपीटल फोर्स के 90 डिग्री है। कह देंगे जे वहां पर सैटेलाइट ने कुछ काम नहीं किया, यहाँ सैटेलाइट ने कोई काम नहीं किया, इसलिए कि सैटेलाइट का जो वेट है इधर धरती के तरफ काम कर रहा है, मतलब फोर्स काम कर रहा है धरती के तरफ, और उसका मोशन है उससे 90 डिग्री पर, तो वहां भी कहते हैं कि कोई काम नहीं। बड़ी मुश्किल है, लेकिन ये होता है। यहाँ वर्क को हम लोग 0 मानकर ही सारा कैलकुलेशन करते हैं, बड़े बड़े चीज निकल के आ जाते हैं। तीसरा पोजीशन है जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री 180 डिग्री 180 डिग्री कैसे होगा? मान लीजिए कि ये बॉक्स है, बॉक्स में इधर फोर्स लगा राइट साइड में, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है लेफ्ट साइड में काम कर रहा है, तो दोनों के बीच हुआ कि नहीं 180 डिग्री, एकदम 180 डिग्री। तब यहाँ वर्क डन बराबर F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट तो मान लीजिए कि हुआ, डिस्प्लेसमेंट तो मान लीजिए कि इसमें हुआ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ S। डिस्प्लेसमेंट S हुआ, W = F cos थीटा इंटू S हो गया। तो cos थीटा का वैल्यू होता है, cos जब 180 डिग्री हो, F cos 180 डिग्री इंटू S, F इंटू -1 हो जाया करता है cos 180 डिग्री का वैल्यू, कैलकुलेटर से दबा के देख लीजिए, -FS, मतलब कि जो वर्क डन हो जाता है उसका वैल्यू निगेटिव आता है फर्स्ट में, जब एकदम उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मोशन है उस, ये तो मोशन का डायरेक्शन हुआ, और मोशन का डायरेक्शन हुआ, इधर जो फोर्स लगा उसका डायरेक्शन हुआ, तो जिस डायरेक्शन में मोशन था उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, तो एफएस हो रहा था। जब मोशन का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन साफ एक दूसरे से अपोजिट हो गया, 180 डिग्री का उनके बीच कोण बन गया, तब -FS हो जाया करता है। तो इसी तरह से हमने लोगों ने वर्क डन ऑन ए बॉडी वेयर फोर्स इज एक्टिंग ऑब्लिकली, वेयर फोर्स इज एक्टिंग ऑब्लिकली माने तिरछा रूप में, तो तिरछा का तो पढ़ा, लेकिन हम लोगों ने जो सीधे वाला भी जान गए, उसका 90 डिग्री पर जो लगा सो भी जान गए, 180 डिग्री पर जो लगा वो भी जान गए। जो एकदम उसी डायरेक्शन में जो लग रहा है, जिस डायरेक्शन में मोशन उस डायरेक्शन में फोर्स, जिस डायरेक्शन में मोशन है उसी डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं किसी वस्तु पर, तो उसको पॉजिटिव वर्क कहते हैं। मतलब कि जिधर जा रहा है वस्तु उधर हम ताकत लगा रहे हैं, तो पॉजिटिव वर्क हो गया। और इसका एग्जाम्पल पॉजिटिव वर्क का क्या हो जाएगा? जैसे हमने ढेला फेंका ऊपर में,
कोई पत्थर फेंका ऊपर में, तो फेंकने के लिए जो ताकत लगाए हैं, तो ताकत लगाए हैं, जो फोर्स लगाए हैं, तो उस फोर्स के चलते वो ऊपर जा रहा है। तो ऊपर जा रहा है, हमारा मोशन जिधर है उधर ये फोर्स लगाए हैं, तो ये पॉजिटिव वर्क हो गया। और जो एक फोर्स ऊपर तो जा रहा है, एक फोर्स नीचे खींच रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स, तो उनका मोशन ऊपर हो गया और नीचे ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है, वो निगेटिव फोर्स हो गया। मतलब 180 डिग्री का कोण बन गया, उनके मोशन के नीचे फोर्स लग गया है, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो 180। सोचने पर है, सोचने पर कैसे सोचें कि उसको पॉजिटिव जाने, तो जिधर मोशन उधर फोर्स लगाए हैं तो वो पॉजिटिव वर्क, जिधर मोशन उसके अपोजिट फोर्स लगाए हैं तो वो निगेटिव फोर्स हो गया, उसका -FS आ जाएगा, 180 डिग्री कोण। और जो सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, जैसे कि सैटेलाइट हुआ, वहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, सेंटीपिटल फोर्स और टेंजेंट लाइन, मतलब जिधर वेलोसिटी है, दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। मोशन और सेंटीपिटल फोर्स के बीच 90 डिग्री का कोण बना, इसीलिए वहाँ cos 90 का वैल्यू हमेशा 0 होता है, इसीलिए वहाँ पर फोर्स वर्क डन 0 हो गया, वर्क डन 0। पॉजिटिव वर्क, निगेटिव वर्क एंड 0 वर्क, हम लोगों ने इसको भी जाना। वर्क के बाद अब हम लोग एनर्जी जानेंगे। एनर्जी, कोई काम है, एक बूढ़ा आदमी मान लीजिए 2 घंटे में कर ले रहा है, एक जवान आदमी है उस काम को आधा घंटा में ही कर लेता है, तो क्या कहेंगे कि जो नौजवान है उसके पास ज़्यादा एनर्जी है, काम करने की क्षमता उसके पास ज़्यादा है, वो ज़्यादा उसके पास एनर्जी है। तो इस तरह से जो जैसे काम करने की क्षमता जिसके पास ज़्यादा हो उसको कहेंगे कि उसकी ज़्यादा एनर्जी है। इसलिए द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क is called एनर्जी। तो उसका जितना वर्क करने की कैपेसिटी है, जितना वर्क कर सकता है, उसी को ना एनर्जी कहेंगे। जैसे नौजवान आदमी को ज़्यादा कैपेसिटी था काम करने के लिए, उसने जल्दी काम कर लिया, ज़्यादा काम कर दिया, और जिसका कैपेसिटी कम है उसने कम काम किया, तो उसको एनर्जी, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ये अच्छा डिफिनीशन है। और इसका जो होता है यूनिट, इसका यूनिट वही होता है जो वर्क का होता है, चूंकि वर्क करेगा तबे कहेंगे, तो जितना वर्क करेगा वो उसका एनर्जी कहलाएगा, तो वर्क ही एनर्जी। तो इसका यूनिट भी वही है जो एनर्जी का है, वर्क का है, वर्क का यूनिट है। और वर्क का यूनिट हम लोग क्या किए हैं, जूल, जूल है। और ये जो है स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है। और एनर्जी के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि हम लोग खाते पीते हैं, जैसा खाएंगे वैसा एनर्जी होगा, कम खाएंगे कम एनर्जी होगा, ज़्यादा खाएंगे ज़्यादा एनर्जी होगा। इस बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, जानेंगे। तो एनर्जी के बारे में इतना लिख देंगे तो हमारा एनर्जी का डिफिनीशन हो जाता है। लेकिन हम लोग जानेंगे कि एनर्जी कितने प्रकार का होता है। तो एनर्जी 2 प्रकार का होता है। एक होता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा होता है स्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कहिए, पोटेंशियल एनर्जी। इसमें भी 2 होता है।
पोटेंशियल एनर्जी दो भाग में हम लोग बांट देते हैं। एक हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पीई लिख देते हैं। एगो होता है इलास्टिक पीई, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग जानेंगे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू ए स्पीड इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। द, इसका लिख देते हैं, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू स्पीड, स्पीड कहिए चाहे वेलोसिटी कहिए, ड्यू टू स्पीड इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू ए स्पीड इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एग्जाम्पल में इसका क्या रखेंगे? मूविंग कार के पास काइनेटिक एनर्जी है। वो मूविंग कार हुआ, ट्रेन हुआ, प्लेन हुआ, सब के पास काइनेटिक एनर्जी होता है। तो एक मूविंग कार हमने लिख दिया। पोटेंशियल एनर्जी होता है द एनर्जी ऑफ ए बॉडी, इसका भी डेफिनेशन लिख देते हैं, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इसका एग्जाम्पल में क्या दे देंगे? ए स्टोन एट ए हाइट, और एक कह देंगे स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, स्ट्रेच्ड चाहे कंप्रेस्ड। स्प्रिंग। एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन मतलब कि जमीन पर है कि आसमान पर है, माने स्पेस में है। स्पेस में जब है तब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। जमीन पर अगर कोई स्टोन रखे हैं, उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, उसी को उठाकर यदि हम 50 मीटर 100 मीटर ऊपर ले जाके रख देते हैं तो उसके पास एनर्जी हो गया। रखा हुआ है 100 मीटर ऊपर कोई स्टोन रखा हुआ है तो उसके पास एनर्जी है। तो ले जाने में एनर्जी जो खर्चा हुआ ना, वो जमा कर लिया, वो पत्थर अपने पास रख लिया, उसके पास वो एनर्जी रह गया। इस तरह से वो एनर्जी जो है उसके पास है। अगर किसी कारण बस वो स्टोन गिर गया 100 मीटर से, तो धरती पर आकर के क्या करेगा समझ लीजिए, कहीं माथा फोड़ेगा, कहीं कुछ रहेगा उसको तोड़ देगा, कुछ कर देगा, वो एनर्जी का यूज हो जाएगा। तो इस तरह से जो पोजीशन ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड शेप कहता है। अब मान लीजिए कि एक स्प्रिंग है ऐसा, इसको खींच दिए, ऐसे फैला दिए तो उसके पास भी एनर्जी हो गया। वो थोड़े चल रहा है, उसमें मोशन थोड़े है। स्प्रिंग में तो कोई मोशन नहीं है, इस स्प्रिंग में कोई मोशन नहीं है, लेकिन फैला चाहे सुकरा तो उसके पास कुछ कैपेसिटी आ गया। जब फैलाते हैं ऐसे तो हमेशा फैले नहीं रहेगा, फिर वो अपना ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, चाहे जितना फैला वो उसका पोटेंशियल एनर्जी है। ये तो हम लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा इस बारे में हम संकेत देंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताएंगे। वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। और शेप के चलते
भी हुआ करता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का ये डिफिनीशन हुआ। ऐसे भी डिफिनीशन कर सकते हैं, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेशनरी पोजीशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। लेकिन इससे अच्छा ये डिफिनीशन हुआ कि द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो एग्जाम्पल में जो एक स्टोन हाइट पर है, स्ट्रेच और कंप्रेस्ड स्प्रिंग कोई हो सकता है, किसी को ले सकते हैं। तो हम लोग एक अब जाने कि एक फॉर्मूला निकालें कि काइनेटिक एनर्जी कैसे निकलता है। फाइंडिंग काइनेटिक एनर्जी, फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। चाहे लिखा रहेगा परीक्षा में, प्रूव दैट के बराबर हाफ mv², के बराबर हाफ mv² लिखा हुआ रहेगा। प्रूव दैट के बराबर हाफ mv²। तो mv² काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m हुआ मास, v हुआ वेलोसिटी चाहे स्पीड, यही प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग मानते हैं एक कोई बॉडी है, लेट ए बॉडी ऑफ मास m is moving with velocity, वेलोसिटी कहिए, स्पीड कहिए, वेलोसिटी v, वेलोसिटी v से घूम रहा है ना, एंड ट्रेवल्स डिस्टेंस s एंड स्टॉप्स, रुक जाता है, s डिस्टेंस तय करके रुक जाता है। यही मान लीजिए कि कोई वस्तु है, इसका मास m है, रुक गया। तो हम लोग वर्क डन जानेंगे, वर्क डन, यही मतलब काइनेटिक एनर्जी के ऑफ बॉडी कितना होगा, फोर्स इनटू वही डिस्प्लेसमेंट होता है, जानते हैं। अब फोर्स के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एम ए, वेलोसिटी, हाँ एम ए हो गया। और डिस्टेंस के लिए हम लोग क्या, देखिए डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं, एक रिलेशन लाते हैं, एम ए आ जाएगा v²/2a। कैसे आया ये लिखते हैं। आप जानते हैं v² = u²/2as होता है। अब v तो आपका v है, u 0 है, 2as, यहाँ va 0 है, ये 0 है, इसी को u को भी लिख दीजिए। ये चूंकि रिटार्ड है तो माइनस लगाना ही होगा, आ जाएगा v² = 2as, मतलब s बराबर v²/2a। तो आइए जाएगा, इसीलिए इसी s का वैल्यू, इसी s का वैल्यू यहाँ पर v²/2a रख दिया। a से a कट गया, बच गया mv²/2 बराबर हाफ mv²। यही तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। इसलिए के बराबर हाफ mv² प्रूव्ड हो गया। लीजिए,
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बहुत कम दूरी में, मामूली स्टेप में पूरा हो गया। हम देख रहे हैं कि किताबों में बड़ी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है और एक एक पन्ने में लिखा हुआ है, उतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी एस के वैल्यू इस फॉर्मूला से रख लीजिए और पुट कर दीजिए एस का वैल्यू ½ mv², आ गया। यही फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी हो गया। यही है Q बराबर भी। इस तरह से हम लोगों ने जाना। इसके लिए काइनेटिक एनर्जी जान गए। अब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को लोग जनरली यही समझता है कि हाइट पर कोई वस्तु है तबे उसको पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। अरे स्प्रिंग जब खींचे हैं तो उसको नहीं कहेंगे, उसको भी तो पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। चाहे स्प्रिंग को दबाए हैं वो भी उसका पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं कहेंगे? जो ऊपर में वस्तु है, मान लीजिए कि ये कोई वस्तु है, इस पर रखा हुआ, इतना ऊंचाई पर रखा हुआ है, इसका हाइट हो गया h, अब मास हो गया m। हम लोग क्या करें? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब पीई, लोग सीधे पीई बराबर लिख देते हैं mgh। प्रूफ करिए, प्रूफ, पोटेंशियल है ना, प्रूफ। तो पीई लिखते हैं हम, इसको लिख देते हैं ग्रेविटेशनल पीई, ग्रेविटेशनल पीई बराबर mgh, यही प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन में? लेट ए बॉडी ऑफ मास m is situated at height h, देन फोर्स इसका क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ बॉडी। कौन फोर्स? ग्रेविटेशनल, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ बॉडी mg। यही ना आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल पीई, ग्रेविटेशनल पीई एम जी, तो फोर्स गुने डिस्टेंस। यही ना जानते हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो फोर्स तो आपका mg है, ये फोर्स जो है mg है, mg और उसमें s क्या है? हाइट, कितनी ऊंचाई पर है, तो mgh, तो mgh हो गया। यही तो हो गया। m मास, g ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशन 9.8 जो हुआ करता है, और h जो है हाइट हो गया। यही ग्रेविटेशनल पीई हो गया, फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग एक चीज जाने, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, फार्मूला फॉर इलास्टिक, फार्मूला फॉर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए ये स्प्रिंग है, ऐसे था, अब ये टांगा हुआ है, तो स्प्रिंग पर जब कुछ लोड दे दिए, मान लीजिए कि लोड दे दिए, W दे दिए, कुछ दे दिए, तो पहला इसका पोजीशन था, मान लीजिए y, E हो गया
वाई बढ़ गया कितना एक्स, कितना वृद्धि हुआ एक्स, वाई में इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया वृद्धि एक्स, डिस्प्लेसमेंट इसको बोलिए डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स क्या लगा दिए हैं वेट, मान लीजिए कि मास है 10 kg का जोड़ है, फोर्स जो लगा है हम लोग को फोर्स दिया नहीं है, वैसी स्थिति में डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो इसमें वर्क डन होता है, इसमें वर्क डन होता है, इस पर अधिक नहीं जाएंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर। ये क्या है स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर में हुआ करता है, और एक्स जो है डिस्प्लेसमेंट है। वर्क डन आएगा न्यूटन मीटर मतलब जूल में, यही हो जाया करता है। एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, के स्प्रिंग कांस्टेंट हुआ, वर्क डन, वर्क डन को ही इलास्टिक बोलेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर हुआ करता है। यही फॉर्मूला होता है जो हम लोग को पढ़ना नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग फाउंडेशन कोर्स में हैं, फाउंडेशन लेकर चल रहे हैं क्लास 9 और 10 के लिए, इसलिए ये बताना ज़रूरी था, इसलिए हमने बताया। इसका यूज कई जगह पर हम लोग करेंगे आगे चलकर। जो मेडिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस आएंगे, बस स्प्रिंग के सवाल में लोग गड़बड़ा जाते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी सुन करके घबरा जाते हैं, लेकिन आप इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऐसे जाने, ये तो खड़ा में है, ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है स्प्रिंग, और ये लॉन्ग हो सकता है, कंप्रेस भी हो सकता है, दबा भी सकते हैं। तो हम लोगों ने एनर्जी जाना, काइनेटिक एनर्जी जाना, पोटेंशियल एनर्जी जाना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जाना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को जाना। जो वस्तु को हम लोग ऊपर ले जाने में जितना एनर्जी लगाते हैं, ऊपर ले जाने के बाद उसमें जो एनर्जी आ गया वो वैसे ही रह जाता है। मान लीजिए कोई स्टोन है, उसको आपने रख दिया है एक बहुत ऊंचे टीले पर और सैकड़ों वर्ष से है, तो ये नहीं कि उसका एनर्जी खत्म हो जाएगा, उसका एनर्जी रहेगा, हमेशा रहता है, तो ऐसे ही उसका एनर्जी रहते रहेगा। हम लोग पढ़ेंगे फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी कितने प्रकार के होते हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी के प्रकार। तो एनर्जी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोगों ने जाना है काइनेटिक एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसके बारे में हम लोग जाने हैं। लेकिन हम लोग फॉर्म ऑफ एनर्जी जानेंगे, काइनेटिक एनर्जी सिर्फ नाम जानेंगे और कुछ नहीं जानेंगे, काइनेटिक एनर्जी, इसको सिंपली केई कहते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इसको पीई कहते हैं। इस पीई में हुआ करता था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब और एनर्जी के रूप के बारे में जानिए, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी ये कहाँ होता है, तो जैसे कि मान लीजिए सेल में होता है, सेल में केमिकल एनर्जी होता है, केमिकल्स होते हैं, ये आपस में रिएक्शन करते हैं और बिजली बना देते हैं, इलेक्ट्रिक बना देते हैं, तो यहाँ पर केमिकल एनर्जी हो गया। घर में हम लोग जो गैस चूल्हा जलाते हैं, उसमें भी जो उसमें जो गैस है वो जलता है, और
तो उसका केमिकल रिएक्शन होता है जलने पर, ऑक्सीजन के साथ जलता है, जलने पर केमिकल रिएक्शन होता है, जो हीट पैदा होता है उससे हम लोग खाना बनाते हैं। तो केमिकल एनर्जी वहाँ हीट एनर्जी में चेंज होता है। तो केमिकल एनर्जी हो गया। अभी केमिकल एनर्जी के बाद में हीट एनर्जी, ये सब का नाम सुना हुआ है, आप हीट पढ़े भी हैं, हीट चैप्टर। केमिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, बहुत प्रकार एनर्जी का होता है। साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी, और भी एनर्जी होता है, न्यूक्लियर एनर्जी। इस तरह से और भी एनर्जी हुआ करते हैं। हम लोग मेनली इनका नाम सिर्फ जानेंगे, फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी बड़ा ही कीमती चीज होता है, उसका बहुत ही कीमत होता है। हम लोग ऐसे ही सूर्य का जो एनर्जी हम लोग को लाइट मिल जाता है, बुझते हैं कि एकदम फिर समझते हैं कि यह फ्री में है, फ्री में है, लेकिन वो नेचर ने हमें दिया है जीवन के लिए। तो वो भी वो जो लाइट एनर्जी है, वो लाइट एनर्जी भी अपने आप में बहुत मायने रखता है। आजकल तो लाइट एनर्जी से हम लोग हीट भी पैदा करते हैं, बिजली भी पैदा करते हैं लाइट एनर्जी से। इस तरह से हम लोगों ने जाना फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके बाद जानेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का डिफिनीशन यदि देने को कहा जाए तो यही ना कहते हैं, कहेंगे द चेंजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। द चेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम one form to another form is called transformation of एनर्जी। अब जैसे कि कोई चीज 100 मीटर की ऊंचाई पर है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, जब उसको हम लोग नीचे गिराते हैं तो उसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ जाता है, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाता है। धरती पर जब आ गया ग्राउंड पर, जब यह ग्राउंड पर आया, ग्राउंड के पास आया तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है हुआ, और ऊपर में है 100 मीटर ऊंचाई पर तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। तो चेंज हो गया ना पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में। इसी तरह से काइनेटिक एनर्जी को भी लोग चेंज करके इलेक्ट्रिक एनर्जी बना लेते हैं। कैसे बनता है हम लोग जानेंगे। पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी बनाते हैं और काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं। कहीं पर स्टीम को हीट एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदल देते हैं। हीट एनर्जी से स्टीम इंजन चलाते हैं और स्टीम इंजन टरबाइन को चलाता है। टरबाइन जो होता है एक शाफ्ट होता है जो घूमता है, और वो घूमता है तो जनरेटर को चला देता है, जनरेटर चला, बिजली पैदा हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी को जाना। डिफिनीशन, द चेंज ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। यूज ऑफ एनर्जी
कन्वर्टर। नाम सुनने से तो लगता है कि कन्वर्टर क्या होगा, कौन है जो एनर्जी को बदल देता है। यही सोच कर लगता है कि एनर्जी का कन्वर्सन कैसे हो जाता है, कौन इंस्ट्रूमेंट है जो करता है। कन्वर्टर एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट है, चाहे एप्लियंस कहिए, एप्लियंस। एप्लियंस जो घर में होता है, एप्लियंस क्या क्या एप्लियंस होता है। आपके घर में मिक्सर है, ग्राइंडर है, वॉशिंग मशीन है, फैन है, एसी है, ये सब तो एप्लियंस ना है। चाहे डिवाइस कहिए, डिवाइस कहिए, इतना कन्वर्टर्स को इतना नाम दे सकते हैं। तो यही कन्वर्टर है। अब डिवाइस कहने से अब आपके लिए आसान हो गया, एप्लियंस कहने से आसान हो गया। तो ये ये जो है एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलता है। जैसे घर में बिजली है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया, और जैसे ही स्विच दबाते हैं तो पंखा चलने लगता है, पंखे का स्विच दबाए पंखा चलने लगा। तो यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है मैकेनिकल एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में बदल गया और वो चलने लगा। वो चलने लगा तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बदल गया काइनेटिक एनर्जी में। उसी तरह से हमने एक बल्ब का स्विच दाब दिया तो बल्ब जलने लगा। जब बल्ब जलने लगा तब क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में बदल गया। तो वहां पर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल गया ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी लाइट एनर्जी में बदल गया। अब हम लोग मान लीजिए कि घर में हीटर जला रहे हैं। हीटर जलाए तो जैसे ही हीटर का स्विच ऑन किए तो वहां से गर्मी निकलना शुरू हो जाता है। तो गर्मी जब शुरू हो जाता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में बदल गया। तो बदला ना रूप, एक फॉर्म इलेक्ट्रिक एनर्जी से हीट एनर्जी में बदल गया। इस तरह से हम जब खाना बनाने जाते हैं तो गैस का, चूल्हे का नॉब घुमा देते हैं और माचिस मारते हैं, माचिस से जलाते हैं तो वो जलने लगता है। तो वहाँ पर जो गैस है, इथेन गैस रहता है। तो जो इथेन गैस है, जो गैस हम लोग के घर में जलता है, छोड़िए कोई गैस रहे, जो गैस है वो जलने लगता है। तो वहाँ पर उसका केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब केमिकल एनर्जी जो गैस के पास था वो हीट एनर्जी में बदल गया। और थोड़ा थोड़ा लाइट भी दिखता है, जब जलने लगता है तो गैस स्टोव का बर्नर में लाइट भी दिखता है, तो लाइट भी निकलता है, हीट एनर्जी भी निकला, लाइट एनर्जी भी निकला। इस तरह से हम लोग ये सब जो एप्लियंसेज हैं वो उनको एनर्जी कन्वर्टर ही कहेंगे। तो उनका अलग अलग बारे में बता ही दिए, बताने की कोई हमको नहीं लगता है कि आवश्यकता है, फिर भी थोड़ा सा कह दे रहे हैं। मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फैन हो गया। इलेक्ट्रिक फैन ये क्या करता है, यहाँ इलेक्ट्रिक चलता है, जैसे ही स्विच लगाते हैं, दाबते हैं, ऑन करते हैं, वैसे ही फैन चलने लगता है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो बदल गया किस चीज में, काइनेटिक एनर्जी में, पंखा चलने लगा। इलेक्ट्रिक मोटर भी यही काम करता है। इलेक्ट्रिक, चाहे इलेक्ट्रिक मोटर यहीं भी लिख दिए, इलेक्ट्रिक फैन चाहे इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, ये पानी को घर में चढ़ा देता है ना ऊपर, तो इलेक्ट्रिक मोटर में जो होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। और भी इलेक्ट्रिक मोटर का आज अच्छा और बढ़िया देखिए, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर में इलेक्ट्रिक जो है
जब इलेक्ट्रिक का यूज करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी बदल जाता है काइनेटिक एनर्जी में, मोटर चलने लगता है। और जब मोटर चलने लगता है तो पानी को लिफ्ट करता है और पानी जाके टंकी पर बैठ जाता है, टंकी में बैठ जाता है, तो उसके पास हो गया पोटेंशियल एनर्जी। वाटर के पास, टैंक वाटर जो है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो गया एनर्जी। और इसी तरह से मान लीजिए गीजर है, तो गीजर में हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में बदल देते हैं, बदल जाता है। हम लोग क्या बदलेंगे, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है हीट एनर्जी में बदल जाता है, तबे ना हम लोग का पानी गर्म होता है, हीट एनर्जी में बदल जाता है। और जो तेल हम लोग टार्च में डालते हैं, तेल जो टार्च में डालते हैं उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रिक सेल जो होता है, सेल कहिए, कई सेल जोड़ देंगे तो उनको बैटरी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक सेल में जो केमिकल्स होते हैं उनके केमिकल एनर्जी जो है बदल जाता है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, इसी तरह से और भी हैं। अब मान लीजिए कोयला है, स्टीम इंजन। अब तो स्टीम इंजन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कहीं कहीं स्टेशन पर पुराने ज़माने का स्टीम इंजन रखा हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। हर एक स्टेशन माने बड़े बड़े स्टेशन पर जहाँ तहाँ रखा हुआ है। वहाँ पर क्या करते थे, कोयले को जलाया जाता था। तो कोयला का जो केमिकल रिएक्शन होता था, उससे कोयला जलाने पर गर्मी निकलता था, गर्मी जो है पानी को बॉयल करता था, और वो बॉयल होकर जो वेपर निकलता था, उस वेपर का पतला सा फवारा निकाला जाता था और वो टरबाइन को घुमाता था, वो एक शाफ्ट को घुमाता था, और उस शाफ्ट के घूमने के कारण पहिया घूमता था और पूरी गाड़ी चलती थी, पूरा इंजन चलता था। तो वहाँ पर स्टीम इंजन में कोयला जो है कोयले का केमिकल एनर्जी जो है जो जमा है उसमें, वो बदल जाता था हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी जो है क्या कर देता था, काइनेटिक एनर्जी पैदा कर देता था इंजन में, काइनेटिक एनर्जी इंजन में पैदा करता था और चलने लगता था। तो स्टीम इंजन ये हो गया। गैस बर्नर के बारे में, गैस स्टोव जो खाना बनाते हैं उसमें क्या होता है, उसमें भी केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज होता है, थोड़ा थोड़ा लाइट भी निकलता है, तो लाइट एनर्जी भी कह सकते हैं। तो गैस स्टोव में ऐसा होता है। इस तरह से कई चीज में बदल जाते हैं, एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में बदल जाता है। अब बदलने का काम कौन करता है, एप्लियंस जो हैं वो करते हैं, एनर्जी कन्वर्टर्स। तो आपने देख लिया। हाँ, और भी है कि आजकल चूल्हा बना है सोलर स्टोव आ गया है, ओवन कहिए स्टोव कहिए, सोलर ओवन आ गया है। सोलर ओवन आ गया है, वो क्या कर रहा है, आजकल लोग धूप में बाहर में उस स्टोव को रख दिया जाता है और वहाँ पर देखा उसमें जो चीज़ गर्म करना है रख देते हैं, खाना भी बन जाता है। तो उसका काम है, जो सन का लाइट है उस लाइट के एनर्जी को हीट एनर्जी में बदल देता है। कुछ तो सन के लाइट के साथ हीट भी आता है, लेकिन उसको भी ऑब्जर्व करता है, और लाइट एनर्जी जो है उसको भी हीट एनर्जी में
चेंज कर देता है। तो इस तरह से सोलर ओवन हो गया और सोलर सेल भी आजकल हुआ है। सोलर सेल, सोलर ओवन में क्या होता है, लाइट एनर्जी जो है हीट में चेंज हो जाता है। और सोलर सेल में जो उस पर जो सोलर प्लेट हैं, सोलर प्लेट पर लाइट पड़ता है। वो सोलर प्लेट का काम है कि लाइट को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देता है। वो कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिक को बैटरी में भेज देता है, जहाँ जमा हो जाता है। तो वो फिर हम लोग उसको यूज करते हैं। तो हम लोग सोलर सेल में लाइट एनर्जी जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल गया। अब तो सरकार ऐसा करने जा रही है कि आप अपने छत पर सोलर प्लेट लगाइए, उससे बिजली पैदा करिए और वो बिजली फिर सरकार खरीद लेगी। जो भी बिजली आएगा आपके ज़रूरत से ज़्यादा उसको सरकार खरीद लेगी। फिर जिस समय आपको बिजली नहीं रहा, जैसे ठंडे का मौसम में लाइट कम रहेगा तो आपको बिजली की आवश्यकता होगी, तो फिर सरकार आपको बिजली देगी, जितना ली रहेगी। उससे भी अगर अधिक होता है तो आपको पैसा सरकार दे देगी। इस तरह से यह योजना सरकार शुरू की है, करने जा रही है। जहाँ तहाँ लगेगा तो इसका लाभ बहुत बड़ा होने वाला है। हम लोग एनर्जी कन्वर्टर के बारे में पढ़े। एनर्जी कन्वर्टर मतलब एप्लियंसेज, उसके फेर में अधिक परेशान नहीं होना है कन्वर्टर सुन करके कि क्या कन्वर्टर है एनर्जी कन्वर्टर। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन माने हम बताए थे फोर्थ चैप्टर में कि संरक्षण होता है। संरक्षण का मतलब होता है कि यह न खत्म हो सकता है न पैदा हो सकता है, ये हमेशा जो है वही रहेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना तो पैदा किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी लॉ क्या है, एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। न एनर्जी को पैदा कर सकते हैं न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये सिद्धांत में है, बहुत जगह सिद्धांत में ये साबित भी हम लोग कर लेंगे कि ऐसा होता है। हम लोग देखेंगे कि जब किसी मान लीजिए कि 5 केजी का कोई सामान है, उसको ले करके हम चले गए छत पर, उठा करके ले गए छत पर, तो ले जाने में हमने जितना एनर्जी खर्च किया है, सीढ़ी पर चढ़ने में हमने जितना एनर्जी खर्च किया है, उतना एनर्जी उस 5 केजी के जो मास का ऑब्जेक्ट लेकर गए हैं उसमें संरक्षित हो गया, कंजर्व हो गया। जब वो कंजर्व हो गया तो किस रूप में हुआ, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हो गया। अब कभी हम उसको ऊपर से गिराएंगे तो वो गिरेगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगा। इस तरह से जब हम ऊपर कोई चीज फेंकते हैं तो जब ऊपर जाकर वह अस्थिर हो जाता है, कहीं टिक जाता है, कहीं रह जाता है, किसी छत पर रह गया, किसी टावर पर रख दिया गया, तो उसके पास एनर्जी हो गया। उस एनर्जी को हम लोग माने जब गिराएंगे तो वो एनर्जी अपने आप
काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है, मतलब उसका तेजी से धरती पर आ जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी में बदल गया, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल गया। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही है कि एनर्जी का हमने लोग ना क्रिएशन कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हमारे पास जो एनर्जी था हमने लगा दिया और उसको लेकर ऊपर पहुंचाया और उसको एनर्जी हो गया। अब वो जो स्टोन है ऊपर से जब नीचे गिरा, ऊपर ढकेल देते हैं, गिरा देते हैं, तो फिर वो एनर्जी उसका नीचे आने में काइनेटिक एनर्जी में बदल गया। एक बात और, काइनेटिक एनर्जी में बदल गया, धरती पर चला गया, उसका पास जो काइनेटिक एनर्जी था वो क्या हो गया? लोग बताते हैं, कहते हैं कि धरती पर गिरा तो एक साउंड निकला, तो साउंड एनर्जी में बदल गया। और भी धरती में कुछ घुसा तो घुसने में भी उसका एनर्जी खर्च हुआ, तो वहाँ भी उसका एनर्जी खर्च हुआ। तो इस तरह से उसका, और फ्रिक्शन हुआ धरती से, तो फ्रिक्शन के चलते हीट भी पैदा हुआ, तो वहाँ हीट भी पैदा हुआ। इस तरह से वो एनर्जी का लॉस नहीं हुआ। अब हम लोग एक वस्तु देखेंगे, फ्री फॉलिंग बॉडी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसमें फ्री फॉल, ऊपर से जो वस्तु गिराते हैं, कोई ऑब्जेक्ट गिराते हैं तो फ्री फॉल है, तो क्या वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रूल को पालन करता है? इसको हम लोग दिखाने जा रहे हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फ्री फॉलिंग बॉडी। इतना जानिए कि आप तो जानिए गए हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, उसका पालन करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन में ना पैदा कर सकते हैं ना बर्बाद कर सकते हैं। तो वैसी स्थिति में हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। मान लीजिए एक टावर है, इस टावर की ऊंचाई है h, इस टावर का हाइट है h, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसका मास है m, और उसको गिरा दिया जाता है, उसको गिराया जाता है ऊपर से। ऊपर से जब गिरा, मान लीजिए ए पोजीशन में है, नीचे ग्राउंड बी हो गया और बीच का पोजीशन सी हो गया। तो जब हम गिराते हैं तो यहाँ से ए से सी तक आया, तब उसका दूरी x तय किया। तो स्वाभाविक है ये h है, ऊपर वाला x है, तो ये h माइनस एक्स नहीं हो जाएगा? ये दूरी h माइनस एक्स हो जाएगा। मान लीजिए कि 100 मीटर है, ऊपर वाला हो गया 60 मीटर, तो नीचे वाला 100 माइनस 60 मतलब 40 मीटर आ जाएगा। तो ये बात हुआ। तो हम लोगों के लिए अब हम लोग साबित करने जा रहे हैं कि यहाँ पर जब वस्तु था तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 था। ए के पास जब था वस्तु तो काइनेटिक एनर्जी 0 था, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी था। सी पर आया तो दोनों चीज उसके पास है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है। बी पर आया तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इसलिए कि इसमें हाइट नहीं है। तो इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो गया। अब हम लोग आगे मैथमेटिकली प्रूफ करने जा रहे हैं। लेट एन ऑब्जेक्ट इज एट ए height of h on a टावर, एक टावर पर है और एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m लिख दीजिए ज़्यादा, ऑफ मास m इज एट ए हाइट ऑफ h ऑन ए
टावर, और इट इज फ्रीली रिलीज्ड टू ड्रॉप डाउन, नीचे गिरने के लिए फ्रीली रिलीज कर दिया गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि ए पर कितना पोजीशन है। एक एक स्टेज लेते हैं एट ए। एट ए पर क्या है, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, एम जी एच। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूला होता है। यहाँ पर भी तो जीरो है, मैंने नहीं गिरा था शुरू में, तो हाफ एम जीरो स्क्वायर, तो जीरो आ गया। और टोटल एनर्जी कितना हो गया, टोटल एनर्जी के पीई प्लस के पीई प्लस के एम जी एच प्लस जीरो। जीरो कुछ भी में जोड़ेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो ये हो गया एक स्टेज ए पर एट ए। दूसरा क्या हो जाएगा, एट बी क्या होता है, देखिए इसी में थोड़ा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका काइन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हाइट कितना है, जब सी पर आया तो बी नहीं सी, जब सी पर ऑब्जेक्ट आता है तब क्या हुआ, हाइट इसका धरती से कितना है, ग्राउंड से एच माइनस एक्स है, एम जी एच माइनस एक्स हो गया। इसको हम लोग लिखेंगे एम जी एच माइनस एम जी एक्स, इसको ले लेंगे, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। ये हो गया कि नहीं। काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी के पास हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम टू जी एक्स। कैसे आएगा, आप जानते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच, तो एच के जगह एक्स लिख देंगे कि नहीं। यहाँ यू तो आपका जीरो है, तो वी स्क्वायर बराबर टू जी एक्स। इसी टू जी एक्स को वी स्क्वायर के जगह पर रख दिया गया, तो कट गया, आ गया एम जी एक्स। जब जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी टोटल एनर्जी एट सी, के ई प्लस पीई कर देंगे। के ई हमारा कितना है, नहीं पीई ना, पहले पहले पीई जोड़े हैं तो पीई ना लिखेंगे, पीई प्लस के ई, तो पीई है एम जी एच माइनस एम जी एक्स, के ई है एम जी एक्स, कट गया। यहाँ भी टोटल एनर्जी एम जी एच आ गया, पीई प्लस के ई आ गया एम जी एच आ गया। अब एट बी, अब तीसरा स्टेज लेते हैं एट बी। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जो होगा
पोटेंशियल एनर्जी जो होगा mg h हो गया 0, मतलब 0, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम, वी स्क्वायर के बदले में 2gh लिख दीजिए, 2c कट गया, 2gh हो जाएगा, के बराबर। तो टोटल एनर्जी क्या हो गया, के प्लस पी, के तो 0 है, अब पी है 2gh, mgh ना आएगा, 2gh कहाँ से आएगा, बोलना चाहिए, mgh। तो सब जगह जो है mgh आया, स्टेज 1 माने एट ए mgh आया टोटल एनर्जी, सी पर भी mgh आया टोटल एनर्जी, और बी पर मतलब ग्राउंड पर भी टोटल एनर्जी mgh ही आया। तो हम लोग कहेंगे नहीं कि यहाँ गिरता हुआ वस्तु जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पालन करता है, कहेंगे। अब इनके पास तो काइनेटिक एनर्जी आ गया बी के पास, बी पर माने ग्राउंड पर जब आए तो काइनेटिक एनर्जी इनके पास हो गया, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के पास हो गया, लेकिन अब काइनेटिक एनर्जी जाएगा कहाँ, तो ये ग्राउंड पर जब मारेगा चोट तो साउंड एनर्जी में बदल जाएगा, तो साउंड एनर्जी में बदल गया, और धरती में जो फ्रिक्शन हुआ उसके चलते हीट एनर्जी में बदल गया। तो इस तरह से वो एनर्जी साउंड एनर्जी हीट एनर्जी में बदल गया, इन्वायरमेंट में जाकर वह मिल जाता है। अब हम लोग जानेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम। जो पेंडुलम अस्थिर है उसमें नहीं, उसमें कहाँ से लागू होगा, उसमें नहीं लागू होता है, लेकिन जो ऑसिलेट करता है उसी में लागू होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लॉ लागू होता है। स्थिर है तो स्थिर है, लेकिन इसीलिए हमने लिखा ऑसिलेटिंग, ऑसिलेटिंग इसीलिए लिखा, किताबों में ऑसिलेटिंग शब्द जोड़ करके नहीं लिखा हुआ है, हमने जोड़ दिया इसलिए कि अब आप जोड़ने लगेंगे कि सिंपल पेंडुलम में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पालन होता है, उसमें लागू होता है, उसमें लगता है, लेकिन कैसे, जब तक चलेगा नहीं तब तक नहीं होगा, इसीलिए ऑसिलेटिंग हमने लिख दिया। तो हम लोग देखें सिंपल पेंडुलम तो कई बार पढ़ चुके हैं, सिंपल पेंडुलम ऐसा ही होता है ना, नीचे एक बॉब होता है, इस बॉब को लोग कुछ दूरी पर ले जाकर छोड़ देते हैं, मान लीजिए कि बी, और ऑसिलेट कराते हैं ले जाकर के, इस पॉइंट को लोग एक्सट्रीम पोजीशन कहे, हम लोग कहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन कहे हैं, इधर भी एक्सट्रीम पोजीशन है, ये है मिडिल पोजीशन कहिए, अब हम लोग जाने मिड पोजीशन चाहे मिडिल पोजीशन, जो लिखिए मिड लिख देते हैं, मिड पोजीशन। ये सब हम लोग पहले जान चुके हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन होता है, मिड पोजीशन होता है,
इस पर हम चर्चा करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन इतना है कि एक्सट्रीम पोजीशन ए पर है, मिड पोजीशन पर, तो वो स्थिर है, शुरू में स्थिर था। हमने क्या किया कि इस बॉब को लेकर के बी के पास चले गए और छोड़ दिए, तो ये बी जो है बी से, उसके बाद ए होते हुए सी पर आता है, सी से बी पर आता है, ए से होते हुए ऐसे अपना टू एंड फ्रो ऑसिलेट होते रहता है। तो हम लोग यहाँ जानने जा रहे हैं कि यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नियम का पालन हो रहा है। तो बॉब जब बी के पास गया, अब इससे ऊपर नहीं जा सकता है, तो वहां पर स्थिर हो गया। स्थिर जब हो गया, स्टेशनरी जैसा हो गया, तब वहां उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। जब बी से ए के पास आया, तो अब समझ लीजिए कि इसको ग्राउंड ही समझ लीजिए। अब तो इनके यहाँ पर ए के पास काइनेटिक एनर्जी है, और जैसे ए से सी पर आया तो ए भी एक्सट्रीम पोजीशन है। तो जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पर है, अब इससे ऊपर ये भी नहीं जाने वाला है, तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी अब जो है हो गया, काइनेटिक एनर्जी नहीं है। लेकिन बी से जैसे ए के लिए चला, तो जो पोटेंशियल एनर्जी था वो काइनेटिक एनर्जी में धीरे धीरे बदलने लगा। मतलब बीच के पॉइंट पर जो है कहीं पर उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। क्या है इसके पास? यहाँ पर के भी है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी भी है और काइनेटिक एनर्जी भी है। इसी तरह से यहाँ पर प्योर काइनेटिक हो गया, और जैसे ऊपर उठने लगा, टी के तरफ जाने लगा, तो इनका काइनेटिक एनर्जी घटने लगा, पोटेंशियल के तरफ जाने लगे, पोटेंशियल बढ़ने लगा। तो यहाँ पर बी ए और सी के बीच जो पॉइंट होंगे, हर एक पॉइंट पर पीई भी होगा कुछ, और कुछ केई भी होगा ना। यहाँ कुछ पीई भी होगा और कुछ केई भी होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन ऑसिलेटिंग सिंपल पेंडुलम में लागू होता है। अब यह भी देखते हैं कि कभी सिंपल पेंडुलम चलते चलते 24 घंटा 48 घंटा के बाद रुक जाता है, स्थिर हो जाता है। और जब उसके पास एनर्जी था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पालन कर रहा है, तो उसको तो हमेशा बी से सी, बी से सी, सी से बी, बी से सी, सी से बी आते जाते रहना चाहिए था। लेकिन रुक काहे गया? रुकने के पीछे कारण है कि जो सपोर्ट है, जो सपोर्ट से यह पेंडुलम जो टांगा गया है, जो जिससे लटकाया गया है, सस्पेंडेड है, जो बॉब को सस्पेंड किए हैं हम लोग, लटकाए हैं, वहां पर जो बेस है, सपोर्ट है, फ्रिक्शन होता है। उस फ्रिक्शन के चलते इसका जो बॉब का घूमने का ताकत है, फ्रिक्शन फोर्स कमजोर करता है। तो वहाँ फ्रिक्शन के चलते कुछ गर्मी पैदा होता है, कुछ हीट पैदा होता है, तो वो इसका हीट एनर्जी में खर्च हो जाता है। और हवा भी तो है एटमॉस्फेयर में, तो ये धागा है, बॉब है, तो थ्रेड और जो बॉब है ये हवा से फ्रिक्शन करता है। वहां भी इनका एनर्जी जो था, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हवा में खर्च होता है गर्मी के रूप में। फ्रिक्शन हवा से हुआ तो गर्मी पैदा होता है, तो उस फ्रिक्शन में खर्च हो गया। इस तरह से वह धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। तो वहां तो कंजर्वेशन ऑफ का पालन हुआ ना, वो स्थिर हो गया। जब स्थिर हो गया तो उसका एनर्जी या तो हवा में गर्मी के रूप में चला गया, और सपोर्ट में भी
फ्रिक्शन होने के चलते वहाँ भी गर्मी पैदा हुआ, वो भी हवा में चला गया। हवा में चला गया, लेकिन एनर्जी तो कंजर्व रहना चाहिए। अब हम आपके ऊपर एक जिम्मेवारी देने जा रहे हैं। जो भी हम लोग एनर्जी जलाते हैं, तो जो अभी तक देखे हैं उसके बारे में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह रहे हैं। लेकिन अब जो एनर्जी हमारा यहीं समझ लीजिए सिंपल पेंडुलम में ही जो एनर्जी डेसिपेट हो गया, खर्च हो गया, चला गया हीट के रूप में एटमॉस्फेयर में, उसको आपको खोज के लाना है। कौन तरीके से आप लाएंगे? आप यदि यह रिसर्च करते हैं तो यह बहुत बड़ा माने कल्याण का चीज होगा, और इससे कभी एनर्जी की कमी धरती पर नहीं होगी। हम जो गैस जला दे रहे हैं, तो गैस जो जला रहे हैं चूल्हे में, वो जल गया, बर्बाद हो गया, उसको खोज कर कलेक्ट करके लाने का काम आपका है। जो इलेक्ट्रिक हमने जला दिया, पंखे को चलाया, वहां तक काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी में तो खर्च हो गया, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी कहाँ चल गया, उसको खोज कर आपको लाना है और फिर उसको रीयूज करना है। कैसे आप रीयूज करेंगे, कौन फार्मूला लगाएंगे, कौन तरीका लगाएंगे, ये न्यू जनरेशन की जिम्मेवारी है कि ये कैसे वो कर रहे हैं। वो जिम्मेवारी आपको हम सौंपते हैं, और जो हमारे विद्यार्थी ऐसा करेंगे, ऐसा रिसर्च करेंगे, उनको मेरे तरफ से भी प्राइज मिलेगा। उस प्राइज की घोषणा अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन यदि कोई करते हैं तो अच्छा से अच्छा प्राइज मिलेगा। इस तरह से हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, लॉ के जो एग्जाम्पल्स हैं उसको हमने सीखा। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे पावर। पावर हम लोग पढ़ेंगे। पावर को सुनते सुनते हम लोग को बहुत दिन से सुने हैं, किसी के पास पावर ज़्यादा है, किसी के पास पावर कम है। मतलब किसी को पास मान लीजिए बूढ़ा आदमी जो है, किसी काम को 4 घंटे में करता है, नौजवान उसी काम को 1 घंटे में करता है, 1.5 घंटे में करता है। तो उनका पावर का जो रेटिंग है, कम समय में जो करते हैं वो अच्छा हुआ। जिनका कम ज़्यादा समय में हुआ तो पावर रेटिंग उनका कम है। तो पावर का जो रेटिंग होता है, माने एनर्जी जो वो खर्च किए, वो एनर्जी का जो रेट हुआ, एनर्जी का जो रेट हुआ खर्च करने का, वो जो बूढ़ा आदमी है उनका कम हुआ, और जो नौजवान है उनका पावर रेटिंग ज़्यादा आया। उसी काम को करने में उनका कम समय लगा। इसको बोलते हैं द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इसको और बढ़िया से लिखते हैं, ये तो डिफिनीशन बहुत पुराना है, बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं। इसमें एक चीज और जोड़ते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क और एनर्जी कंज्यूम्ड इज कॉल्ड पावर। इसका थोड़ा अच्छा डिफिनीशन ये हो गया, रेट ऑफ डूइंग वर्क और एनर्जी कंज्यूम्ड इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क और एनर्जी कंज्यूम्ड इज कॉल्ड पावर। इसका मतलब हुआ पावर वर्क डन बाय टाइम
टेकन, वर्क डन हुआ या एनर्जी कंज्यूम्ड, इसके बदले में यह भी हम लोग तो लिख सकते हैं ना, पावर कंज्यूम्ड एंड पावर के एक और हो जाएगा एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टाइम। बात एक है, वही बात घुमा के लिखा हुआ है। ये जो हुआ वर्क डन बाय टाइम टेकन, पावर बोल दिए हैं उसको भी एंड और कहिए पावर कंज्यूम्ड बाय टाइम टेकन। वर्क डन का भी यूनिट जूल होता है और एनर्जी का भी यूनिट जूल होता है, तो जूले ना होगा। तो पावर का यूनिट, हाँ अच्छा, जो हम लोग ये निकालते हैं ना वो एवरेज पावर आता है। ये पावर का जो है ना फॉर्मूला जो हम लोग लगाए, ये पावर नहीं, पावर भी जानिए, इसको एवरेज पावर भी कह सकते हैं, एवरेज पावर भी कह सकते हैं, इसको एवरेज पावर हम लोग कहेंगे, एवरेज पावर कहेंगे। अब यूनिट के बारे में हम लोग जाने, पावर का यूनिट, पावर का यूनिट, वर्क डन का यूनिट जूल होता है और इसका होता है सेकंड। एनर्जी का भी यूनिट जूल होता है, इसका भी सेकंड होता है। तो यूनिट इसका जूल पर सेकंड होता है, पावर का यूनिट जूल पर सेकंड होता है। लेकिन एक वैज्ञानिक थे वाट, जेम्स वाट, जिन्होंने स्टीम इंजन का खोज किया था, तो उन्हीं के नाम पर इस जूल पर सेकंड को वाट कहा जाने लगा। तो जहां वाट कहा जाए समझ लीजिए कि वह जूल पर सेकंड है, वाट को जूल पर सेकंड समझिएगा। तो यूनिट इसका वाट हो गया, जूल पर सेकंड चाहे वाट हो गया। और इस वाट को छोटा यूनिट है तो बड़ा यूनिट किलो वाट होता है, मेगा वाट होता है। किलो को आप जानते हैं, पावर 10 पावर कर देंगे तो किलो हो गया, 10⁶ कर देंगे तो मेगा हो गया, मेगावाट। 1 मेगावाट बराबर 10⁶ जूल, 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ जूल। तो आप जहां जूल पर सेकंड लिखा, मैंने वाट लिखा हो तो समझ लीजिए कि वो जूल पर सेकंड है। हम इसलिए इस पर जोर दे रहे हैं कि इसका लाभ हम लोग को कहीं मिलने वाला है। वाट मतलब जूल पर सेकंड, वाट मतलब जूल पर सेकंड, यह याद रखेंगे। किलोवाट, मेगावाट ये तो आप जान गए। तो इस तरह से हम लोगों ने पावर का यूनिट इसको जाना। और ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। पावर जो है स्केलर क्वांटिटी है, पावर इज स्केलर क्वांटिटी। इतना लिख दिए, पावर का आपका 1 नंबर का डिफिनीशन हो गया, इससे बेहतर हो नहीं सकता है। अब हम लोग जानेंगे, पावर तो जान लिए, और उस पावर से अब हम लोग थोड़ा एनर्जी पर जा रहे हैं। एनर्जी पर जा रहे हैं, वो क्या है? कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी। अच्छा, हम लोग थोड़ा वहां पर छूट गया, छोड़ दिए। हॉर्स पावर एक पावर का यूनिट हुआ करता था पहले, जो अब नहीं रह गया है, अब नहीं सुनने को मिलता है। सिर्फ गाड़ी वगैरह में जहाँ तहाँ हॉर्स पावर, ब्रेक हॉर्स पावर ये लिखा हुआ मिलता है। उसके बारे में थोड़ा हम ये बता दें कि पहले जो है, जो रेलगाड़ियाँ चलती थीं, तो स्टीम से तो आप सुने हैं कि चलता था, उसके पहले उसको घोड़ा ही खींचता था। कोई भी रेलगाड़ी चलती थी, रेल पर चलने वाली गाड़ियां, उसको घोड़े खींचते थे, घोड़े लगे हुए होते थे, खींचते थे। घोड़ा चलते चलते थक जाता था। लेकिन जब जेम्स वाट आए और स्टीम इंजन का खोज किए, तो उन घोड़ों को हटा दिया गया
और वह काम इंजन करने लगा, स्टीम इंजन करने लगा। तो स्टीम इंजन के हटने के कारण अब चूंकि वहाँ मान लीजिए कि 10 घोड़े जोते जाते थे, चाहे 2 ही घोड़े चाहे 5 ही घोड़े जो लगाए जाते थे, उन घोड़ों के जगह वह इंजन लगा। तो जो घोड़ों के पावर से खींचा जाता था अब इंजन के पावर से खींचा जाने लगा, इसीलिए उसको बोलने लगा गया हॉर्स पावर। वही घोड़े का पावर इंजन के पास मान लिया गया कि अब वो स्टीम इंजन के पास वही पावर है। तो 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। और अभी बहुत जगह आप देखेंगे जो इंजन खरीदते हैं, मारुति खरीदते हैं, चाहे जो भी गाड़ियां खरीदते हैं, उसमें BHP लिखा हुआ होता है। तो वहाँ भी हॉर्स पावर ही है। मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है 40 BHP इस मशीन का है। तो BHP मतलब उसका जो सॉफ्ट है, सॉफ्ट के पास 40 हॉर्स पावर का हॉर्स पावर उपलब्ध रहता है। तो हम लोग थोड़ा उसमें आप जोड़ लेंगे हॉर्स पावर के पुरानी कहानी के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी जो है मतलब व्यावसायिक, इसका मतलब तो यही ना होता है, व्यावसायिक इकाई। इसी को ट्रेड भी कह दीजिए ना, ट्रेड यूनिट ऑफ एनर्जी माने एनर्जी का व्यावसायिक इकाई। तो व्यावसायिक इकाई एनर्जी का जो होता है मेनली इलेक्ट्रिक से लोग इसको लेकर जोड़कर चलते हैं, तो उसको बोलते हैं किलोवाट आवर। एनर्जी का यूनिट आप तो क्या पढ़े हैं, एनर्जी का यूनिट आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, जूल पढ़ा है, यही ना पढ़े हैं आप। लेकिन यहाँ पर हम लोग किलोवाट आवर बोलते हैं, किलो वाट आवर। शॉर्ट में इसको लिखते हैं KWH। अब एनर्जी का यूनिट जूल नहीं लिख रहे हैं किलोवाट आवर। कैसे वह किलोवाट आवर ही जूल है, किलोवाट आवर ही जूल है, इस बारे में हम लोग जानेंगे भी। लेकिन इतना जाने कि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी मतलब कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी ही है, क्या है, किलोवाट आवर। तो ये किलोवाट आवर कितना जूल के बराबर होता है इसको हम लोग जानेंगे। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्सन, चाहे कन्वर्ट करें चाहे रिलेशन बिटवीन, कन्वर्सन लिखें कि रिलेशन ही लिख देते हैं, रिलेशन बिटवीन किलो वाट आवर एंड जूल। ये एक हम लोग वो जान गए, कमर्शियल यूनिट जो एनर्जी का होता है वो किलोवाट आवर होता है, एनर्जी का यूनिट जूल होता है। उसी तरह किलो, यह भी एक एनर्जी ही है, इसको किलोवाट आवर में इसलिए कि नापना होता है बिजली को, कितना देर चला, कितना वाट का था, कितना वाट का मशीन यूज हुआ और उतना वाट खर्च होता है। मान लीजिए मशीन पर लिखा हुआ है, मशीन का बल्ब लिखा हुआ है 100 वाट का बल्ब है, तो 100 वाट का बल्ब यदि 1 घंटा जलाते हैं, 1000 वाट का बल्ब लिखा है, 1 किलोवाट का बल्ब है और 1 घंटा जला दिया, तो 1 किलोवाट 1 आवर में, 1 किलोवाट 1 आवर में। अगर 10 बल्ब 100 वाट के हमने 1 घंटे जला दिए तो कितना खर्च किए, 1000 वाट खर्च किए। कितना देर में, 1 घंटे में 1000
1000 वाट खर्च किए 1 घंटे में 100 वाट का। वाट क्या है जी? तो जूल बाई सेकेंड, जूल बाई सेकेंड, वाट इज इक्वल टू जूल बाई सेकेंड, जो हम पहले बता चुके थे। जूल बाई सेकेंड में ऊपर सेकेंड से गुना कर देंगे तो नहीं कट जाएगा, सेकेंड से सेकेंड तो जूले ना बच जाएगा। खैर वो हम लोग देखने जा रहे हैं। किलो वाट आवर तो लिखते हैं 1 किलो वाट आवर। देखिए कितना बढ़िया है। 1 किलो मतलब 1000। बताए हैं बहुत पहले क्लास 6 में कि 1 किलो मतलब 1000, और वाट के बदले में वाट लिख दें। वाट लिख दें तो क्या है? आवर के बदले में आवर लिख दें तो क्या है? आवर भी लिख दिए। अब 1000 तो लिखेंगे ही, और वाट के बदले में जूल बाई सेकेंड नहीं लिख देंगे? जूल बाई सेकेंड लिख देंगे। और आवर के बदले में लिख देंगे 60 सेकेंड गुने 60 सेकेंड, 60 सेकेंड इंटू 60 सेकेंड, नहीं इंटू 60 सेकेंड 2 बार क्यों लिखेंगे? 60 इंटू 60 सेकेंड हो गया। तो सेकेंड से तो सेकेंड कट गया, तो बच गया क्या? 6 6 जा 36। सोना 1 2 3 4 5, 5 को सोना दे देंगे। अब बच गया है जूल, तो जूल लिख देंगे। तो हो नहीं गया? 3 2 5, इतना जूल आ गया। 3.6 इंटू 10⁶ जूल आ गया कि नहीं? 1 किलो वाट आवर के बराबर। तो ये एनर्जी का यूनिट आ गया कि नहीं? जूल। 1 किलो वाट आवर का वैल्यू जूल आ गया, जूल में आ गया, जो कि एनर्जी का यूनिट है। तो हम लोगों ने किलो वाट आवर को जूल में बदल दिया। रिलेशन बिटवीन से अच्छा रहेगा कन्वर्सन, कन्वर्सन ऑफ किलो वाट आवर इंटू जूल अच्छा रहेगा। ये हमेशा याद रखिए, इसको बढ़िया से लिख दीजिए, कन्वर्सन नहीं, कन्वर्सन ही लिखिए। तो कन्वर्सन ऑफ किलो वाट आवर इंटू जूल आपने कर लिया। तो अब आप जान गए कि जो किलो वाट आवर है वो एनर्जी का यूनिट है, और वाट जो है सो पावर का यूनिट है। किलो वाट पावर का यूनिट है, लेकिन किलो वाट आवर एनर्जी का यूनिट है, इसलिए कि टाइम से जुट गया है। और वाट जो है वो जूल बाई सेकेंड, जूल बाई टाइम, वर्क बाई टाइम होता है, वर्क बाई टाइम, एनर्जी बाई टाइम। वाट जो होता है एनर्जी बाई टाइम, और उसमें जब टाइम से गुना कर दिए तो टाइम से तो टाइम कट गया, तो एनर्जी बच गया ना। जैसे पावर बराबर होता है एनर्जी बाई टाइम, और जो हमको यूनिट मिला है माने वाट, वाट जो हुआ एनर्जी बाई टाइम है, और वाट सेकंड वही कह देते हैं, वाट सेकंड कह देते हैं। तो इसमें टी से गुना हो गया, था टी से टी तो एनर्जी है ना बच गया। तो आप यही जानिए एनर्जी बाई टाइम होता है वाट, और उसमें जब टाइम से गुना कर देंगे तो वो टाइम कटेगा और एनर्जी बच जाएगा, एनर्जी का यूनिट बच जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने वर्क एंड एनर्जी चैप्टर को समाप्त किया, और आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, लाइक करें कि हमारा हौसला बुलंद रहे। थैंक यू।